तो आज का हमारा टॉपिक है ऑर्थोनॉर्मल बेसिसेस। ऑर्थोनॉर्मल बेसिसेस सिंपल, जैसे नाम से ही पता पड़ रहा है कि हमारे पास में बेसिसेस है, मीन्स हमारे हम उसको सिंपल लैंग्वेज में बात करें, हमारे पास एक्सिस हो गई और वो ऑर्थोनॉर्मल है, एक दूसरे के ऊपर ऑर्थोगोनल है और साथ में नॉर्मल भी है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब यूनिट, उनका जो मैग्नीट्यूड जो है वो यूनिट मैग्नीट्यूड है। सिंपल लैंग्वेज अगर मैं बात करूं तो ये हुआ हमारे पास में तीन एक्सिस, लाइक मैं सिंपल मतलब समझने के हिसाब से बहुत इजीली जो हमको चीज समझ आ जाती है वो यही है कि हमारे पास में तीन एक्सिस हो गई, लाइक जिसको हम नॉर्मली कोऑर्डिनेट सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमारे पास तीन एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और इनके अलोंग जो हमारे यूनिट वेक्टर्स हैं, बेसिस का मतलब ही यूनिट वेक्टर है ना। अलोंग एक्सिस, जो हमारी एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर है दैट इज बेसिस। तो इसके अलोंग हमारा जो वेक्टर होता है वो हमारा क्या होता है, आई कैप, इस डायरेक्शन में ये होता है हमारा आई कैप, इस डायरेक्शन में जो है वो होता है जे कैप, इस डायरेक्शन में जो होता है वो है हमारा के कैप। ये क्या है, ये हमारे यूनिट वेक्टर्स है अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस। अब इसी चीज को मैं बात कर रहा था हिल्बर्ट स्पेस, हमारा टॉपिक हिल्बर्ट स्पेस का चल रहा है। तो हिल्बर्ट स्पेस में भी हमारे पास में ऑर्थोनॉर्मल बेसिसेस हैं और वो ऑर्थोनॉर्मल बेसिसेस हम हमारे हिसाब से कुछ भी चूज कर सकते हैं, कहीं पर भी चूज कर सकते हैं हम किसी भी फंक्शन को। लाइक इसमें भी हम ऐसा कर सकते हैं, लाइक मेरे पास में एक वेक्टर है, वेक्टर ये, इस वेक्टर को इन तीन एक्सिस के अलोंग मैं रिजॉल्व कर सकता हूं, है ना। ये जो तीन ऑर्थोनॉर्मल मेरे पास में बेसिसेस हैं, आई जे कैप, आई कैप, जे कैप, के कैप, आई कैप, जे कैप, के कैप के अलोंग मैं एक वेक्टर, ये मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया। ये वेक्टर मान लीजिए मेरे पास वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए को मैं इन तीनों जो एक्सिस है, तीनों ऑर्थोनॉर्मल, ये ऑर्थोनॉर्मल हमारे पास में आई जे की हमारे ऑर्थोनॉर्मल बेसिसेस हैं। इन ऑर्थोनॉर्मल बेसिसेस के फॉर्म के अंदर, ऑर्थोनॉर्मल बेसिसेस के टर्म्स में मैं वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। कैसे लिखा जाएगा वेक्टर ए, जो हम स्टैंडर्ड लिखते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स इज ए प्रोजेक्शन वैल्यू multiplied by I cap plus AY J cap plus AZ K cap। सिमिलरली अब जरूरी नहीं है कि मेरे पास में मैं यही एक्सिस काम में लूं, मैं कोई दूसरे एक्सिस भी ले सकता हूं। मान लीजिए मैंने एक दूसरे एक्सिस और ड्रॉ किए, जो मेरे एक दूसरा सिस्टम, इस तरह से ये मेरा एक दूसरा सिस्टम है, एक्सिस ये मेरी दूसरी हो गई, दूसरा सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर भी मैं वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर सकता हूं और इसके मान लीजिए मेरे जो एक्सिस, जो मेरे ऑर्थोनॉर्मल बेसिसेस हैं, इस डायरेक्शन जो बेसिस है वो आई डैश है, इस डायरेक्शन जो बेसिस है वो जे डैश है और इस डायरेक्शन जो बेसिस है वो के डैश है, के कैप डैश। देन वेक्टर ए कैन बी रिटर्न एज ए एक्स डैश। ए एक्स डैश क्या हो गया, प्रोजेक्शन हो गया, किसमें, ए एक्स डैश का प्रोजेक्शन हो गया मेरा ऑन आई, जो आई डैश जो है एक्सिस, आई डैश डायरेक्शन में, या जो ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर है आई डैश, उसकी डायरेक्शन में जो उसका प्रोजेक्शन है वो मल्टीप्लाइड बाय आई डैश कैप। जैसे आई कैप किया वैसे यहाँ पे आई डैश कैप प्लस ए वाई डैश जे डैश प्लस ए जेड डैश के डैश कैप। Now I dash, J dash, K dash, ये तीनों ऑर्थोनॉर्मल बेसिसेस हैं और ये आपस में ऑर्थोनॉर्मल बेसिसेस एक अपना क्या बना रहे हैं, और एक अलग से अपना क्या कहते हैं उसको, ये एक अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम बन रहा है इस तरह से। ये पहला वाला कौन सा था, इसके अंदर हमने वेक्टर, ये मेरा वेक्टर, इस वेक्टर को मैंने रिप्रेजेंट किया। दूसरा, इससे पहले वाला जो मेरा क्या था कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो मेरा सिस्टम इस तरह से था, उसके अंदर वेक्टर, सेम वेक्टर, इस वेक्टर को मैंने रिप्रेजेंट किया था। ये जो मैंने ब्लैक कलर से लिखा, रेड कलर से जो लिखा, ये वाला हो गया। तो हम हमारे ऑर्थोनॉर्मल बेसिसेस कुछ भी ले सकते हैं। अब जो हमने पिछली बार जो एग्जाम्पल लिया था, उस एग्जाम्पल को हमने क्या लिया था, इसी ऑर्थोनॉर्मल
सेम इसी तरह से जैसा हमने यहाँ पर किया है, यही हम सब कुछ क्वांटम में करेंगे, हिल्बर्ट स्मिथ में भी इसी तरह से करेंगे। तो हम इसको एक बार स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सो अगर मेरे पास में यू जो हमने पिछली बार किया था, वो हमने क्या किया था, अगर मेरे पास में काउंटेबल सेट है और यहाँ पे हम आईजे के से लिख रहे हैं, वहां हम क्वांटम के अंदर हमने जो लिया है वो ले लेते हैं। लेट अस कंसीडर अ काउंटेबल सेट ऑफ फंक्शंस यू आई आर लिख देते हैं, यू आई आर, ये मेरे काउंटेबल सेट ऑफ फंक्शंस हैं। देन मेरे पास में यू आई आर एंड यू जे आर, इन दोनों का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लेता हूं, इफ यू आई आर, आई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आई 1 2 3 4 कुछ भी आई की वैल्यूज आ रही है, तो दो जो ये मेरा जब दो का जो मैं स्केलर प्रोडक्ट ले रहा हूँ, यू आई कॉमा यू जे, एंड यहाँ पर इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, दैट मींस यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, वेक्टर सॉरी डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ, स्केलर प्रोडक्ट ले रहा हूँ, इनर प्रोडक्ट ले रहा हूँ, एंड इफ दिस इनर प्रोडक्ट इज जीरो, इफ दिस प्रोडक्ट इज जीरो, देन आई कैन से कि ये जो मेरा ui जो है, देन I can say UIR and UJR are orthonormal bases. ऑर्थोनॉर्मल बेसिस होंगे कब, जब दोनों का स्केलर प्रोडक्ट इनर प्रोडक्ट जीरो हो जाता है, तब ये दोनों बेसिसेस क्या हो जाएंगे, नॉर्मल ऑर्थोनॉर्मल बेसिसेस हो जाएंगे। अब ये है या नहीं है, लेट्स चेक, हम इसको चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं, तो हम एक, जैसा अभी हमने किया, हमने एक वेक्टर लिया, तो इसी तरह से हम एक फंक्शन ले लेते हैं। फंक्शन हिल्बर्ट स्पेस के अंदर एक फंक्शन जो है, फंक्शन क्या है, वेक्टर है। तो हमारा एक वेक्टर है शाई एक मैं वेक्टर ले लेता हूं, जैसा अभी मैंने ए को लिखा था उसी तरह से लेट अस कंसीडर अ फंक्शन शाई आर, और जैसा अभी मैंने ए को लिखा था, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप, तो हमारे यहाँ पे बेसिस क्या है, यू आई। तो मैं इसको लिख सकता हूं, जैसा मैंने पिछली टर्म क्लास में बताया था, समेशन ऑफ सी आई यू आई आर, ये लिखा जा सकता है। ठीक है, समेशन किसके ऊपर हो रहा है, आई के ऊपर समेशन हो रहा है। तो अब मैं इसको, अगर मैं इसका let us take function this in terms of bases, in terms of base UIR के टर्म्स में हमने लिखा, ये UI है, W मत मान लेना, राइटिंग ही थोड़ी ऐसी है, UI के टर्म्स में। देन व्हाट आई कैन राइट, अब मैं क्या करता हूं, देन इनर प्रोडक्ट विद मैम क्लास में हूं मैं, बाद में बात करूंगा, अभी क्लास चल रही है मेरी। देन इनर प्रोडक्ट विद ui नहीं, uj ले लेते हैं, UJR कभी आवाज बंद, कभी सिस्टम बंद, आवाज आ रही है, हेलो, यस, अब बोर्ड क्लियर नहीं है, क्या कुछ ना कुछ सिस्टम में गड़बड़ होती रहती है। चलो, तो आई कैन राइट
यू आई जे इस इनर प्रोडक्ट ले रहा हूं, देन इनर प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे हम, इस इनर प्रोडक्ट को कैसे लिखेंगे, इस इनर प्रोडक्ट को शाई की फिलहाल मैं वैल्यू रख लेता हूं, देन आई कैन राइट इट यू जे आर, आर मेरा वेक्टर पोजीशन वेक्टर पे है ये, ठीक है, कॉमा शाई आर जो है, शाई आर की जगह लिख सकते हैं समेशन आई, समेशन ओवर आई सी आई यू आई आर, ठीक है, देन समेशन सी आई जो टर्म है उसको मैं आराम से इसको मैं बाहर निकाल सकता हूं, बाहर निकालूंगा तो मेरे इसमें कहीं कोई इश्यू नहीं आएगा, ठीक है, समेशन 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 आई सी आई मैंने बाहर ले लिया, ब्रैकेट में मैं लिख सकता हूं ये जो वैल्यू है यू जे, अब मैं बार बार आर नहीं लिख रहा हूं, आर तो है यहाँ पे, कॉमा यू आई एंड इनर ब्रैकेट, तो जो इनर प्रोडक्ट है उसको मैंने क्लोज कर दिया। देन अब देखो, नाउ दिस दो इनर प्रोडक्ट का प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, दो इनर दो बेसिस का प्रोडक्ट, और अभी हमने लिखा है कि अगर ये दोनों का प्रोडक्ट जीरो होगा, कब, व्हेन आई एंड जे बराबर नहीं हो, तब इसका आई और जे अगर बराबर नहीं है तब इसकी वैल्यू जीरो आएगी, अदरवाइज इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 के बराबर, देन आई कैन राइट इट डेल्टा इन टर्म्स ऑफ डेल्टा फंक्शन में यहाँ पे काम में ले सकता हूं, एंड आई कैन राइट इट समेशन, पता नहीं इतना अच्छा बनता था, समेशन आई सी आई डेल्टा आई जे, इसको डेल्टा आई जे मेरा हो गया ये। नाउ डेल्टा आई जे जो है फंक्शन, यहाँ पे अलग से लिख देता हूं, डेल्टा आई जे फंक्शन विल गिव 1 कब, व्हेन आई बराबर जे, एंड विल गिव 0 व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे। तो यहां पे जब मैं इसको आई की वैल्यू, समेशन किसके ऊपर हो रहा है, आई के ऊपर, जब मैं इसको खोल रहा हूं आई की अलग अलग वैल्यू को ले रहा हूं, तो आई के अंदर एक वैल्यू जे के बराबर भी आएगी, जब जे के बराबर जो वैल्यू आएगी वो जीरो नहीं होगी, बाकी सारी आई की वैल्यू जो जे के बराबर नहीं है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। दैट मीन्स जब आई की वैल्यू जे के बराबर पहुंचेगी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सी जे, एंड रेस्ट ऑल वैल्यूज आर जीरो। दैट मीन्स मेरे पास जो ये आया यू जे आर शाई आर का इनर प्रोडक्ट जो है which is equals to CJ के बराबर होता है, and this gives orthogonal set, ये हमको ऑर्थोगोनल सेट दे रहा है, कौन कौन से ऑर्थोगोनल सेट दे रहा है, ऑर्थोगोनल सेट इज यू आई कॉमा यू जे इज 0, ये हमारे ऑर्थोगोनल सेट्स हो गए, ठीक है, लिख लीजिए, बोर्ड क्लियर नहीं है क्या, लिख लीजिए, देन इसी तरह से अब हम एक दूसरा केस लेते हैं, मान लीजिए मेरे पास में दो फंक्शन है, अभी हमने एक फंक्शन लिया है और उस एक फंक्शन को हमने किया था, अब दो फंक्शंस अगर मेरे पास में हैं, इस रिलेशनशिप को याद रखना, ये रिलेशनशिप हम आगे भी काम में लेंगे, दिस रिलेशनशिप विल बी यूज्ड फर्दर, एंड ऑब्वियसली ये भी कोई अलग नहीं है, ये भी काम की चीज है, ये दोनों रिलेशनशिप हमारे लिए काम की है, वी विल यूज इट इन नेक्स्ट जो अभी हम करेंगे उसमें भी हमको जरूरत पड़ेगी। नाउ एक दूसरा केस लेते हैं, इफ शाई और फाई दो मेरे पास में फंक्शंस हैं और दोनों फंक्शंस एक ही स्पेस के अंदर है, एक ही
ऑर्थोगोनल बेसिस पर एक ही ऑर्थोगोनल बेसिस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। एक ही ऑर्थोगोनल सिस्टम पे हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इफ two basis, if two functions, if function psi r and function phi r can be expressed in same space using using same bases, using same basis, लाइक बहुत सिंपल सी चीज है। इसको मतलब कुछ अलग मत मारो, बहुत सिंपल सी चीज है। लाइक हम क्या करते हैं, वेक्टर ए को क्या लिखते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। सिमिलरली इसी आई जे के अंदर, इसी सिस्टम के अंदर, इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर इसके यूनिट वेक्टर क्या है, आई जे के। इसके अंदर मेरे पास एक दूसरा वेक्टर बी, तो वेक्टर बी को मैं क्या लिखता हूं, सॉरी, वेक्टर बी इज बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, लिखते हैं ना। तो अब यहाँ पे दोनों वेक्टर्स किसमें आ रहे हैं, आई जे के अंदर आ रहे हैं, उसी स्पेस के अंदर हमारे वेक्टर्स आ रहे हैं, उसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आ रहे हैं, आई जे के अंदर। कैसे आ रहे हैं, लाइक ये मेरे पास में, इसको मैंने बनाया, एक्सिस को ड्रॉ किया, मेरे पास में वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर बी, दोनों का मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, बस यही तो है। अब मेरे पास है यहाँ पर भी, मेरे पास में बेसिसेज है यू आई या यूजे, तो मैं इनको यू आई और यूजे के टर्म्स में मैं लिख सकता हूं। तो लेट अस राइट इट, साई आर को मैं लिख सकता हूं, साई आर इज इक्वल टू इट्स समेशन ऑफ आई सी आई यू आई आर, ये। देन दूसरा जो मेरा है फाई, उसको मैं लिख सकता हूं, उसको सी से लिखा है तो मैं उसको दूसरे नाम से बी से लिख देता हूं, और वो हुआ मेरा फाई आर इज समेशन, आई लिया तो मैं यहाँ पे जे ले लेता हूँ, सी की जगह मैं यहाँ पे बी ले लेता हूँ, लाइक जैसे यहाँ पे मैंने किया है, बी लिया है, कुछ भी आप ले सकते हो, बी जे यू जे आर। वेयर इन दोनों केसेस के अंदर, वेयर यू आई एंड यू जे आर बेसिसेज, ये बेसिसेज हैं, ऑर्थोनॉर्मल बेसिसेज हैं, ठीक है। देन द स्केलर प्रोडक्ट विल बी, अब इनका स्केलर प्रोडक्ट, जैसे यहाँ पे हम स्केलर प्रोडक्ट निकालते हैं, क्या होता है, ए डॉट बी कितना होता है, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ये स्केलर प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर भी हमारा स्केलर प्रोडक्ट, इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट, और अनदर नेम इज इनर प्रोडक्ट। तो इनर प्रोडक्ट क्या होगा, इनर प्रोडक्ट हो जाएगा फाई कॉमा शाई और शाई कॉमा फाई, देयर इज नो इश्यू एट ऑल। तो शाई कॉमा फाई इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू किसके बराबर, इस वैल्यू को लिख लेता हूं मैं, क्या है, समेशन आई सी आई यू आई, आर तो है ही है, आर मैं अभी नहीं लिख रहा हूं, समेशन जे बी जे यू जे, शाई की वैल्यू रख दी, फाई की वैल्यू रख दी। अब अगर मैं इस समेशन को कॉमन बाहर ले लूं तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है, इसी तरह से इस समेशन को मैं बाहर ले लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बी और आई के बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पे इसके बीच, यहाँ पे इनर प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है, तो मैं सी आई को भी बाहर ले सकता हूँ और बीजे को भी बाहर ले सकता हूँ। क्यों ले सकता हूँ, ये क्या है, सी आई और बी आई, these are the projections, these are the values, so I can take them outside, so I can write it summation I and j, summation over I and j, ci bj
ब्रैकेट में क्या रह गया पीछे, ui कॉमा uj, ये मेरा पीछे रहा ui कॉमा uj। नाउ ui कॉमा uj जो है व्हाट इट गिव्स, डेल्टा ij। तो वहां पे दिखेगा, चलो इधर लिख लेते हैं। तो हमारे पास में हो गया शाई कॉमा फाई इज इक्वल टू समेशन ओवर आई एंड जे सी आई बी जे, एंड इस की जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा आई जे। और डेल्टा आई जे फंक्शन अभी मैंने बात की थी, डेल्टा आई जे की वैल्यू 1 के बराबर होगी, कब, व्हेन आई बराबर जे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, समेशन कर रहे हैं। तो जब आई और जे की वैल्यू बराबर हो जाएगी, उस केस में मेरे पास में क्या हो जाएगा, ये समेशन ओवर आई एंड जे। दैट मीन्स इसको मैं बेसिकली यहाँ पे दो अलग अलग समेशन हो रहे हैं। तो सिंपल में अगर लिखूं इसको तो ये है समेशन ओवर आई मल्टीप्लाइड बाय समेशन ओवर जे एंड सी आई बी जे, ये चीज लिखी हुई है डेल्टा आई जे। तो अब इसमें से एक समेशन, अगर मेरा कोई भी एक समेशन जो है वो एक समेशन की वैल्यू आई की वैल्यू या जे की वैल्यू जब आई के बराबर हो जाएगी, ठीक है, तब उसमें केस में क्या हो जाएगा, जे बराबर आई होती है, डेल्टा चला जाएगा। तो जब जे बराबर आई हो रहा है तो उसमें आई तो चेंज हो ही रहा है ना, तब मेरे पास में विच इज इक्वल टू क्या हो गया, समेशन आई, जे को मैंने हटा दिया, दैट इज आई कैन राइट इट सी आई बी आई हो जाएगा। अब यहाँ पे आई की जो भी वैल्यूज आ रही है फॉर ए गिवन जे, फॉर ए जे कौन सा जे विच इज इक्वल टू आई, तो ये मेरे पास है सी आई बी आई आ जाएगा। और सी आई बी आई किसके बराबर हो रहा है, शाई इनर प्रोडक्ट ऑफ शाई फाई के बराबर। तो सिंपल फॉर्मेट में और इसको मैं लिखूं, तो जब बोर्ड साफ करना पड़ेगा तो आई कैन राइट इट क्या लिख सकते हैं हम, फाई कॉमा शाई इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई सी आई बी आई के बराबर होता है। और ये रहा ये रिजल्ट। जब दो वेक्टर्स को इनर प्रोडक्ट करते हैं तो वैल्यू क्या आ रही है, बी एक्स ए एक्स बी एक्स, ये रहा सी आई बी आई, सी वन बी वन, सी टू बी टू, सी थ्री बी थ्री, ये रिजल्ट। तो जब दोनों वेक्टर का इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हैं, तब देन अगर इफ यहाँ पे शाई को भी मैं अगर फाई को भी अगर मैं शाई से रिप्लेस कर दूं, तब क्या होगा, फाई 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 का इनर प्रोडक्ट, फाई का इनर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ सी आई स्क्वायर, सी आई मल्टीप्लाइड बाई सी आई, दैट इज सी आई स्क्वायर। एंड व्हाट इज सी आई स्क्वायर, इज मॉड सी आई स्क्वायर। क्या हो गया, ये नॉर्म हो जाएगा, इट इज नॉर्म। कब, ये यहां पर भी हम निकाल सकते हैं, ए डॉट ए इज ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो ये उसका नॉर्म हमको मिल जाएगा मॉड सी आई स्क्वायर, मॉड सी आई स्क्वायर। तो ये हमारा दो फंक्शंस के लिए भी नॉर्म की बात हो गई। नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट है, अब वापस हम उस पे आते हैं जो अभी हमने किया था, उसी चीज को हम वापस लेते हैं। तो उससे हम एक नया डेल्टा फंक्शन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। अभी डेल्टा आई जे निकाला था, एक नया फंक्शन और हमारे पास में, हम उसको देखते हैं, आराम से मिल जाएगा। क्या मिलेगा, तो जो अभी हमने किया, मैंने इसीलिए कहा था उस पुराने रिलेशन को याद रखना जो अभी हमने काम में लिया था। हम मल्टीपल बेसिस पे, अलग अलग बेसिस पे वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
नाउ नेक्स्ट, मेरे पास में साइज जो है, लेट साई आर जो वेक्टर है, which can be represented, like this vector can be represented by summation over I ci ui r. ओके, ये लिख सकते हैं। और अभी हमने एक और चीज लिखी थी, ci को हमने लिखा था किसके टर्म में, नॉर्थ और नॉर्मल बेसिस के टर्म में अभी हमने लिखा था। एंड वी नो, वो हम क्या जानते हैं, ci जो है विच इज इक्वल टू किसके है, ui साई के बराबर होता है। ये अभी हमने निकाला था, है ना। तो इसको हम यहाँ पे काम में लेंगे, तो हमारा क्या होगा, तब इस केस में क्या होगा, ये यहाँ पे सी है ना, सी, तो इस सी आई की वैल्यू मैं यहाँ रख लेता हूं, तो मेरे पास में साई आर इज समेशन और आई, सी आई की जगह मैं इनर प्रोडक्ट लिख रहा हूं। अब देखो, अब मुझे थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होगी। दिक्कत क्या होगी, इसमें मैंने वैसे आर नहीं लिखा है, इसको अगर मैं पूरा फुल फॉर्म में लिखूं तो ये आएगा सी आई यू आई आर साई आर, ये लिखा जाएगा। अब आर ऑलरेडी यहाँ पर है, अब और एक आर आ रहा है, लेकिन ये दोनों आर अलग अलग हैं। ये सी आई की वैल्यू एक अलग ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के अंदर आ रही है, एक अलग ऑर्थोगोनल सिस्टम के अंदर आ रही है। तो मैं इसको आर नहीं लिखकर यहाँ पर मैं आर डैश लिखता हूँ, थोड़ा जिससे वैल्यू अलग रहेगी। इनर प्रोडक्ट लिखना है मुझे यू आई आर वेक्टर आर डैश कॉमा साई वेक्टर आर डैश, ठीक है। और इस इनर प्रोडक्ट को, ये सी आई की मैंने वैल्यू रखी, देन यू आई एज इट इज यू आई आर डैश, ये एज इट इज मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर जब इनर प्रोडक्ट है, तो इस इनर प्रोडक्ट को हम कैसे लिखते हैं, इनर प्रोडक्ट को इंटीग्रेशन के फॉर्म में मैं अगर लिखूं तो ये इंटीग्रेशन के फॉर्म में क्या हो जाएगा, सब समेशन, जो इनर प्रोडक्ट है समेशन एज इट इज रह रहा है, समेशन को मैं नहीं छेड़ रहा हूं, समेशन आई, इसको ब्रैकेट बना के लिख दूं, थोड़ा इजी रहेगा। इंटीग्रेशन यू आई शाई का इंटीग्रेशन हो रहा है, तो जब उसको इनर प्रोडक्ट में लिखते हैं, इंटीग्रेशन में लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, यू आई स्टार शाई डैश वेक्टर आर डैश वेक्टर आर डैश मल्टीप्लाइड बाई शाई वेक्टर आर डैश मल्टीप्लाइड बाई डी आर डैश। ये मेरे पास में वैल्यू आई किसकी, इस इनर प्रोडक्ट को मैंने लिखा है, ये इनर प्रोडक्ट को मैंने लिखा है। देन मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, यू आई से, तो यू आई आर वेक्टर आर, वेक्टर आर क्या है, पोजीशन वेक्टर है हमारा, कोई भी हमारी जो स्पेस स्पेस फंक्शन है। देन आई कैन राइट, अब इसमें क्या करें, इंटीग्रेशन को मैं बाहर लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, और इंटीग्रेशन को क्यों बाहर लिखूं, इसको अगर मैं चेंज करूं, चलो फिलहाल मैं इंटीग्रेशन को एक बार मैं पहले बाहर रखता हूं, इंटीग्रेशन को मैं बाहर लिख सकता हूं। देन आई कैन राइट इट इंटीग्रेशन समेशन अंदर ले लिया मैंने, और यू आई पे हो रहा है, यू आई, इस यू को भी मैं यहाँ पे ले लेता हूं। देन आई कैन राइट इट समेशन ओवर आई यू आई स्टार आया वेक्टर आर डैश मल्टीप्लाइड बाई वेक्टर आर डैश मल्टीप्लाइड बाई यू आई वेक्टर आर। यहाँ वेक्टर आर डैश है, यहाँ वेक्टर आर है, ठीक है। एंड
ये शाई वाला जो फंक्शन है उसको मैं लिख देता हूँ। तो इसको मैं यूं करूं, ब्रैकेट में लिख देता हूं एंड मल्टीप्लाइड बाई शाई आर डैश वेक्टर डी आर डैश। डी आर डैश तो आएगा ही, इंटीग्रेशन हो रहा है उसके ऊपर। तो अब इस चीज को ध्यान से देखो आप, आपको बहुत अच्छी ढंग से एक चीज नजर आएगी। शाई आर क्या हो रहा है, शाई आर जो फंक्शन है, जो हमारा गिवन फंक्शन शाई आर है, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इनटू अनदर फंक्शन। बेसिस की बात नहीं कर रहा हूं, द फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड इनटू अनदर फंक्शन शाई आर डैश। ये आर डैश एक दूसरा फंक्शन है। दैट व्हाट आई एम सेइंग कि मेरे पास में वेक्टर ए दे रखा है। अब तक हम वेक्टर ए को किस में लिख रहे थे, ए एक्स आई कैप, यानी कि हम उसको यूनिट वेक्टर में लिख रहे थे। आगे वाली टर्म्स भी है ना, तो हम यूनिट वेक्टर में लिख रहे थे। अब मैं क्या कह रहा हूं, वेक्टर ए को कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड इनटू वेक्टर बी। वेक्टर बी के फॉर्म में लिखा जा सकता है एंड सब कुछ वैल्यूज आ रही है यहाँ पे, और वो ये रही। नाउ व्हाट इज दिस, ये कैसे लिखा जा सकता है, ये कब पॉसिबल होगा, जब बोथ वेक्टर्स आर इक्वल, ए बराबर बी, है ना, ए बराबर बी। दैट मीन्स ये वैल्यू क्या हो गई, ये वैल्यू 1 के बराबर होनी चाहिए। एंड दिस इज डेल्टा फंक्शन, ये मेरा डेल्टा फंक्शन आ जाता है। दिस इज डेल्टा फंक्शन ए बराबर बी। शाई जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, शाई आर इज बराबर इज इक्वल टू शाई आर डैश, बराबर होंगे कब, ये जब डेल्टा फंक्शन है। एंड इट इज डेल्टा फंक्शन, दिख रहा है ये डेल्टा फंक्शन है। डेल्टा फंक्शन क्या है, ये डेल्टा डेल्टा आर माइनस आर डैश वेक्टर आर डैश एंड विच इज इक्वल टू, किसके बराबर होता है ये, समेशन आई यू आई स्टार वेक्टर आर डैश मल्टीप्लाइड बाई यू वेक्टर आर के बराबर होता है। एंड इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, एंड इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, आर के बराबर। दिस, इससे हमको ये मेरा आर डेल्टा आर डेल्टा फंक्शन में आया। सो दिस इज कॉल्ड क्लोजर रिलेशनशिप। ये यहाँ पे जो हमको रिलेशनशिप मिली, कौन सी वाली, ये रिलेशनशिप, इसको मैं रेड कलर से शो करूं, ये मेरी क्लोजर रिलेशनशिप को शो करता है। इट शोज क्लोजरनेस, क्लोजर रिलेशनशिप। क्लोजर रिलेशनशिप यानी कि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। देन ये जो डेल्टा फंक्शन है, डेल्टा फंक्शन कैसे है, जो अभी हमने लिखा है, कि डेल्टा फंक्शन को अगर मैं और लिखूं, लाइक इस डेल्टा फंक्शन को मैं लिखता हूं इंटीग्रेशन एफ एक्स डेल्टा एक्स डैश माइनस एक्स, देन इट गिव्स डेल्टा एक्स डैश माइनस एक्स डैश लिख देते, एक्स माइनस ए लिख देते, थोड़ा सा ए, ओके, डी एक्स, दैट व्हाट इट गिव्स, एफ ए मुझे देगा। इन दोनों की वैल्यू जब बराबर है, एक्स बराबर ए, तब मेरे पास में वैल्यू आएगी। यानी कि ये जो भी यहाँ पे मैंने लिखा है, इट इज इक्वल टू 1 व्हेन आर इज इक्वल टू आर डैश एंड इट इज इक्वल टू 0 व्हेन आर इज नॉट इक्वल टू आर डैश। यही मेरा डेल्टा फंक्शन है। डेल्टा फंक्शन क्या कह रहा है कि व्हेन एज एक्स जो है ए के पास पहुंचेगा, ए को अप्रोच करेगा, तो फंक्शन की मुझे वैल्यू मिलेगी एज एंड रेस्ट सभी पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के बराबर होगी। तो ये हमारा क्लोजर रिलेशनशिप हमको मिला यहां पर। देन नेक्स्ट, अब जो अभी हमने यूआई बेसिस लिए, यूआई की जगह मान लीजिए मैं कुछ नया बेसिस लेता हूं जो खुद एक फंक्शन है, तब उस केस में क्या होगा। अभी हमने यूआई हमने ऑर्थोनॉर्मल बेसिस लिए थे
अब एक हम दूसरा फंक्शन लेते हैं जो खुद एक फंक्शन है, तब उस केस में क्या होगा? देन आई कैन राइट, ये वही चीजें हैं जो हम वेक्टर कैलकुलस में वेक्टर ए और वेक्टर बी के लिए जो करते हैं, सब कुछ वही है, कुछ भी नया ऐसा सच नहीं है। नाउ मेरे पास में फंक्शन a set of function labeled by a continuous index alpha, let a set of functions labeled by continuous index alpha, that is मेरे पास में क्या दे रखा है, एक फंक्शन w अल्फा r, ये मेरा फंक्शन दे रखा है, इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल, ये इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल, ऑर्थोनॉर्मल, ऑर्थो is called ऑर्थोनॉर्मल। ये ऑर्थोनॉर्मल कहलाएगा, कब कहलाएगा ऑर्थोनॉर्मल? when w अल्फा r वेक्टर r and w अल्फा डैश w अल्फा डैश r का इनर प्रोडक्ट यानी कि डॉट प्रोडक्ट 0 अगर हो जाता है तो ये सॉरी 0 हो जाता है। अब यहाँ पे चूंकि हमने अल्फा और अल्फा डैश लिया है तो आई कैन ऑल्सो राइट इट डेल्टा, डेल्टा के टर्म्स में भी मैं लिख सकता हूँ, डेल्टा अल्फा माइनस अल्फा डैश, अल्फा माइनस अल्फा डैश, ये भी लिख सकते हैं, डेल्टा अल्फा माइनस अल्फा डैश। सो एक हम पानी पी लेते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? नाउ इफ इट इज ऑर्थोनॉर्मल, ये बेसिसेस हमारे ऑर्थोनॉर्मल बेसिसेस हैं अगर, और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, देन वी कैन एक्सप्रेस फंक्शन इन टर्म्स ऑफ ओमेगा w अल्फा r में एक्सप्रेस कर सकते हैं। दी फंक्शन कैन बी, देन दी function psi r can be expressed in terms of w alpha r, w alpha r की टर्म्स में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड देयर इज ओनली वन एंड वन वे and expanded into, and there is only one and one way, एक ही वे होगा, और वो वे कौन सा हुआ? ये psi r is equal to summation c w alpha r, ये हमारा एंड। यहां पर अब c जो है वो क्या हुआ? c क्या हुआ? ओके चलो मैं इसको समेशन में नहीं लिख के इसको मैं इंटीग्रेशन, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूअस है ना, तो मैं इसको इंटीग्रेशन में लिख देता हूँ, समेशन नहीं, इसको मैं इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख लेता हूँ। psi r is equal to integration c alpha multiplied by w alpha r वेक्टर r d अल्फा, अल्फा क्योंकि अल्फा क्या है? कंटिन्यूअस इंडेक्स है, इसलिए मैंने अल्फा के ऊपर समेशन नहीं करके क्या कर दिया, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दिया, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है इसलिए मैंने यहाँ पे
इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख दिया। जब फंक्शन इस टर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, दिस इज द ओनली वन वे विच वी कैन रिप्रेजेंट द साई in terms of W alpha. Now, if we can represent this, then screen clear है? पता नहीं, मुझे आज थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि स्क्रीन क्लियर नहीं है। Then I can write. Then अब चेक करते हैं, वही हमारा स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं। स्केलर प्रोडक्ट अगर मैं लूं तो क्या आएगा W alpha के साथ में। Then the scalar product, the inner product will be W alpha comma psi r के साथ में इनर प्रोडक्ट। तो जब मैं इनर प्रोडक्ट ले रहा हूं, इस वैल्यू को एज इट इज रख लेता हूं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ओमेगा W अल्फा है, तो मैं यहाँ पे अल्फा नहीं लिख के इसको अल्फा डैश, जैसा हमने पहले किया था वैसा ही अभी हम कर लेते हैं। तो इनर प्रोडक्ट W अल्फा r कॉमा साई r की जगह लिख रहा हूं मैं इंटीग्रेशन C अल्फा डैश ओमेगा अल्फा डैश r d अल्फा डैश एंड इनर प्रोडक्ट का ब्रैकेट क्लोज। साई की वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी। अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन का जो साइन है अगर मैं इसको बाहर ले लेता हूं ब्रैकेट से, तो मुझे इससे कोई इश्यू नहीं आएगा। देन इसके बाद में सी, अच्छा सी के साथ तो इंटीग्रेशन हो रहा है तो मैं उसको बाहर नहीं ले रहा हूँ, इंटीग्रेशन का साइन मैं बाहर ले लेता हूँ और अल्फा सी अल्फा वाली टर्म को भी मैं बाहर लिख लूँ। देन आई कैन राइट इट इंटीग्रेशन सी, इंटीग्रेशन के अंदर ही लिख रहा हूँ सी अल्फा, बाहर नहीं लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन सी अल्फा डैश एंड इनर प्रोडक्ट किस किस के बीच में, यू अल्फा सॉरी W अल्फा r कॉमा W अल्फा डैश r क्या का इनर प्रोडक्ट ब्रैकेट बंद, देन D अल्फा डैश ये हमने लिख लिया। अब देखो यहां पर हमारा इनर प्रोडक्ट किस किस का आ रहा है, ये रहा इनर प्रोडक्ट किसका, W अल्फा और W अल्फा डैश का इनर प्रोडक्ट, एंड जो अभी हमने लिखा था एंड विच इज इक्वल टू ये रहा, ये अभी हमने लिखा, इट इज इक्वल टू डेल्टा फंक्शन डेल्टा अल्फा माइनस अल्फा डैश। सो आई कैन सिंपली रिप्लेस इट विद डेल्टा फंक्शन। देन आई कैन राइट, क्या लिख सकते हैं हम, देन दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन C अल्फा डैश डेल्टा अल्फा माइनस अल्फा डैश D अल्फा डैश, ये मेरी वैल्यू आ गई। मेरे क्या ब्रैकेट ऐसा लगती ही नहीं है कि वो ब्रैकेट बन रहा है, तो ये मेरे पास में ये भी ब्रैकेट क्लोज है, ये मेरे पास में वैल्यू आई। अब इस वैल्यू को देखो, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, व्हेन अल्फा बराबर अल्फा डैश, दोनों जब बराबर होंगे तब मुझे इसकी वैल्यू मिलेगी, एंड रेस्ट ऑल अदर पॉइंट्स पर वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। सो मेरे पास में वैल्यू क्या आ गई, सी अल्फा, इट गिव्स सी अल्फा, मेरे पास में वैल्यू मिल जाएगी। देन व्हाट वी सेड, यही तो अभी हमने थोड़ी देर पहले यूआई के साथ में किया था, वही वैल्यू मुझे यहाँ पे मिली। मेरा रिजल्ट क्या आया, कुछ साफ करके लिख लूं, ऊपर लिखूं, तो मेरे पास में, चलो मैं इसको साफ ही कर लूं, मेरे पास में रिजल्ट क्या आ गया, जो अभी हमने किया था यूआई के केस में वही हुआ। अगर कंटिन्यूअस इंडेक्स है तब भी मेरे पास में वही वैल्यू आ रही है, या W अल्फा r
psi r का इनर प्रोडक्ट इज सी अल्फा सी अल्फा के बराबर होता है। और आई कैन राइट इट इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं इंटीग्रेशन के टर्म्स में लिखूं तो इंटीग्रेशन डब्ल्यू अल्फा स्टार आर psi r एंड आई आर क्या है, वेक्टर, हाँ, इज मल्टीप्लाइड बाय डी आर, ये लिखा जा सकता है। ये हुआ हमारा इनर प्रोडक्ट, किसके साथ में, एक अनदर बेसिस के साथ में। कौन सा बेसिस, जो कंटिन्यूअस बेसिस है, यहाँ पे समेशन नहीं है, इंटीग्रेशन है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस हमारा इंडेक्स है। देन आज बोर्ड क्लियर है कि नहीं है पता नहीं, साफ दिख ही नहीं रहा है। अब शायद इसी तरह से अगर दो फंक्शंस हैं, कंटिन्यूअस इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूं, तब भी पहले हमारा समेशन था, वो कंटिन्यूअस इंडेक्स नहीं थी, वो उसमें अलग अलग वैल्यूज थी, स्कैटर्ड वैल्यूज थी, डिस्क्रीट वैल्यूज थी। अब कंटिन्यूअस इंडेक्स में एक्सप्रेशन ऑफ टू फंक्शन इन कंटिन्यूअस इंडेक्स, जो अभी हमने पहले किया था psi एंड phi, वही सब कुछ। हमने पहले क्या लिखा था, psi r, उसको हमने लिखा था समेशन के फॉर्म में। अब मेरा यहाँ पे समेशन के फॉर्म में नहीं है, अब यहाँ पर है मेरा इंटीग्रेशन के फॉर्म के अंदर। इंटीग्रेशन क्यों है इंटीग्रेशन के फॉर्म में, क्योंकि ये मेरा कंटिन्यूअस इंडेक्स है, सी अल्फा ओमेगा अल्फा आर डी अल्फा। लेट psi is this and phi r is इंटीग्रेशन b अल्फा, जो पहले किया सब कुछ वो का वही है, ओमेगा डब्ल्यू अल्फा आर डी अल्फा। देन इन दोनों का अगर मैं स्केलर प्रोडक्ट लेता हूं, तब मुझे स्केलर प्रोडक्ट क्या मिलेगा, देन इनर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट psi r phi r का स्केलर प्रोडक्ट, दैट इज इन दोनों को साथ में लिख ले। अब जब मैं साथ में लिख रहा हूं तो मुझे एक थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों के अल्फा मैं सेम नहीं रख सकता हूं। इसका अगर अल्फा है तो मुझे इसको अल्फा डैश लिखना पड़ेगा, दैट इज आई कैन राइट इट इंटीग्रेशन, जो अभी हमने पहले किया सब कुछ वो का वही, फर्क इतना सा है कि वहां पे हमारा समेशन साइन था और यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन साइन है। सी अल्फा डब्ल्यू अल्फा आर डी अल्फा कॉमा इंटीग्रेशन सेकेंड, जो फाई की जगह लिखना है, फाई की जगह बी। अब मैं अल्फा नहीं लिख के इसको मैंने अल्फा डैश लिखा, डब्ल्यू अल्फा डैश आर डी अल्फा डैश, एंड इनर प्रोडक्ट का ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूं। ये इनर प्रोडक्ट जैसा हमने पहले किया था समेशन वाले केस में, बस वही सब कुछ है। यहाँ पे समेशन की जगह हमारा साइन इंटीग्रेशन का होगा, तो इंटीग्रेशन के दोनों साइन जैसे हमने पहले किया था, दोनों इंटीग्रेशन के साइन बाहर ले लेता हूँ। सी अल्फा और बी अल्फा डैश को मैं बाहर लिख सकता हूं, तो आई कैन राइट इट आई कैन राइट इट, क्या लिख सकते हैं हम, या ओके तो ऐसा क्यों लिखते, ये जो चीज आई है ना, अब मैं इसको पहले चलो मैं इसको बाहर लिख लेता हूं, देन आई कैन राइट इट, क्या लिख सकते हैं मैं, डबल इंटीग्रेशन, दोनों इंटीग्रेशन मेरे साइन बाहर आ गए, इंटीग्रेशन
एंड इंटीग्रेशन। देन b को मैं लिख रहा हूं b स्टार अल्फा डैश b स्टार अल्फा डैश c अल्फा एंड इनर प्रोडक्ट का ब्रैकेट, क्या इनर प्रोडक्ट, w अल्फा r एंड w अल्फा डैश r, इनर प्रोडक्ट ब्रैकेट क्लोज। पीछे क्या रहा, d अल्फा एंड d अल्फा डैश, d अल्फा एंड d अल्फा डैश। एंड व्हाट इज दिस, डेल्टा, तो आई कैन सिंपली राइट इट डेल्टा। जब मैं डेल्टा लिख दूंगा तो डबल इंटीग्रेशन b स्टार अल्फा डैश c अल्फा डेल्टा अल्फा माइनस अल्फा डैश d अल्फा डैश। देन इसकी वैल्यू जो अभी हमने डेल्टा फंक्शन की वैल्यू ली थी, डेल्टा की वैल्यू व्हेन अल्फा बराबर अल्फा डैश दोनों की वैल्यू बराबर होगी तब इसकी वैल्यू 1 एंड रेस्ट पोजीशन पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी कब, व्हेन अल्फा बराबर अल्फा डैश दोनों की वैल्यू बराबर हो जाए। दैट मींस मेरे पास में यहाँ पर अल्फा डैश को मैं हटा दूं तब मेरे पास में क्या हो गया, ये इंटीग्रेशन b स्टार अल्फा c अल्फा d अल्फा, ये मेरे पास में पीछे रह जाएगा। एंड किसके बराबर है ये रहा शाई r फाई r के बराबर, इन दोनों का इनर प्रोडक्ट किसके बराबर, इंटीग्रेशन ऑफ b स्टार c के बराबर है। देन ये चीज आई, अब अगर मेरे फाई और शाई भी फाई के अगर बराबर हो, फाई और शाई दोनों बराबर हो तब क्या होगा, व्हेन फाई बराबर शाई, देन दैट मींस मेरे पास में फाई आर दोनों फाई है, सॉरी दोनों की शाई है। यहाँ पे शाई एंड फाई था, अब शाई अगर है तब क्या हो जाएगा, बी की जगह भी सी, तो ये सी स्टार सी स्टार क्या हो जाएगा, मॉड सी स्क्वायर। तो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ मॉड सी अल्फा स्क्वायर डी अल्फा के बराबर, जो अभी हमने पहले किया था। बस फर्क ये था कि वहां पे इंटीग्रेशन की जगह हमने समेशन साइन काम में लिया था। तो ये मेरे पास में वैल्यू आ जाएगी शाई स्टार, तो शाई और शाई के साथ में इनर प्रोडक्ट कहाँ पे, कंटिन्यूअस बेसिस के केस में, कंटिन्यूअस इंडेक्स के केस में, सॉरी कंटिन्यूअस इंडेक्स के केस में मेरे पास में वैल्यू ये आ जाएगी। सो दिस इज द थिंग विच वी डन टुडे। अब आगे और कुछ देखूं क्या है, क्या करने का, आज पता नहीं स्क्रीन साफ है नहीं है, गॉड नोज। नेक्स्ट क्या है, एक और टॉपिक छोटा सा है उसको भी कर लेते हैं। जो अभी हमने पहले किया वही सब कुछ हमारे पास में शाई को ये लेते हैं और इसी शाई को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। छोटा सा टॉपिक और है उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, सो दैट हमारे ऑर्थो नॉर्मल बेसिसेस सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ऑर्थो नॉर्मल बेसिसेस किसी भी तरह का हो, हम उसके अंदर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फंक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेट मेरे पास फंक्शन ये है और अभी हमने ओमेगा सी अल्फा की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की थी, सिंस सी अल्फा कितना था अभी हमने निकाला था, हमारे पास में डब्ल्यू अल्फा आर शाई आर, इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली थी और ये वैल्यू आई थी सी अल्फा के बराबर। तो यहाँ पर जो सी अल्फा है उसको मैं इस वैल्यू से रिप्लेस कर देता हूँ। जब मैं रिप्लेस करूंगा तो मेरे पास में शाई आर जो है वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन जो अभी हमने पहले किया था समेशन के केस में वही सब, सॉरी हाँ समेशन के केस में वही सब कुछ हम इंटीग्रेशन के केस में एक्सप्रेस कर रहे हैं। इसकी जगह मैं ये वैल्यू रख लूं
बट ध्यान क्या रखना है, ऑलरेडी अल्फा है तो मैं इसको क्या लिखूंगा, अल्फा को मुझे चेंज, यहाँ पे मुझे अब आर को चेंज करना पड़ेगा, मैं आर को लिख देता हूं आर डैश, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको यही लिखूं एक बार, तो ये हो जाएगा सी की जगह ओमेगा डब्ल्यू अल्फा आर psi r inner product bracket close multiply by w alpha r d, हाँ डी आर होगा तो डी अल्फा होगा, डी अल्फा, यस सही है, डी अल्फा। देन आई कैन राइट इट, अब मैं इसको खोलता हूँ, जब मैं इसको इंटीग्रेशन के टर्म में लिखता हूँ, देन आई कैन राइट इट इंटीग्रेशन, इसको भी मैंने इंटीग्रेशन के टर्म में लिख लेता हूं, क्या आएगा, इंटीग्रेशन ब्रैकेट में ये जो है ना स्केलर प्रोडक्ट, इसको मैं खोल रहा हूं, इंटीग्रेशन डब्ल्यू अल्फा स्टार, जब इंटीग्रेशन खोलेंगे इसका स्टार हो जाएगा, ठीक है। आर को अब मैं क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे आर डैश क्यों लिखूंगा, जिससे मेरा इस आर से डिफरेंट, ये जो बाहर है इस डॉट प्रोडक्ट के बाहर वाले आर से ये अलग आर आ रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय साई आर डैश डी आर डैश, देन मल्टीप्लाइड किससे हो रहा है, ओमेगा अल्फा आर से एंड डी अल्फा, ठीक है। देन अब इसके अंदर इसको मैं बाहर लिख लूं, इन दोनों चीजों को, यस इन दोनों को बाहर लिख के उन दोनों को मैं अंदर लिख लूं, है ना। तो मेरे पास में क्या लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन ब्रैकेट में इंटीग्रेशन ओमेगा अल्फा स्टार आर डैश देन ओमेगा अल्फा आर डी अल्फा एंड मल्टीप्लाइड बाय साई आर डैश डी आर डैश, ठीक है। आर डैश वाली टर्म को, शाई वाले फंक्शन को मैंने बाहर रख दिया और इसको मैंने अंदर रख दिया। अब देखो अब क्या हो रहा है, ये जो चीज है ये मेरा क्या हो गया, यहाँ पर है शाई फंक्शन शाई आर, तो शाई आर फंक्शन किसके बराबर है, शाई आर डैश फंक्शन के बराबर है, मल्टीप्लाई में क्या हो रहा है, ये वैल्यू, ये यहाँ वाली वैल्यू जो आ रही है, तो व्हाट इज दिस, ये मेरे पास में डेल्टा फंक्शन है, ये जो है ये मेरा क्या है, डेल्टा फंक्शन, तो आई कैन राइट इट डेल्टा फंक्शन एंड दैट इज आई कैन राइट इंटीग्रेशन डेल्टा, क्या डेल्टा आर डैश माइनस आर और आर माइनस आर डैश, आर डैश माइनस आर डैश साई आर डैश डी आर डैश, ये हुआ वेयर डेल्टा आर माइनस आर वेक्टर आर डैश किसके बराबर है, इंटीग्रेशन ऑफ डब्ल्यू अल्फा आर डब्ल्यू अल्फा स्टार वेक्टर आर डैश डब्ल्यू अल्फा आर वेक्टर आर डी अल्फा के, and what is this, it is a scalar product, so I can write it in terms of the scalar product w alpha r dash comma w alpha r, ये स्केलर प्रोडक्ट है डेल्टा फंक्शन, तो इन डेल्टा फंक्शन के टर्म्स में भी हमने उसको, और डेल्टा फंक्शन भी हमारा हमने बता दिया, एंड यहाँ पर ये अगेन वापस हमारा क्लोजर रिलेशनशिप आ गया, इसकी वैल्यू शाई आर की वैल्यू शाई आर डैश की वैल्यू के बराबर है, कब है, व्हेन आर बराबर आर डैश, व्हेन आर बराबर आर डैश मींस क्लोज हो गया, इट्स अ क्लोजर रिलेशनशिप,
इट प्रूव्स क्लोजर रिलेशनशिप, इट प्रूव्स क्लोजर रिलेशनशिप, वो प्रूव करता है। सो आज का हम यहीं पे 1 घंटा हमारा कंप्लीट। कल की क्लास के अंदर हम आगे एक दूसरा फंक्शन लेंगे और उसको हम कंटिन्यू करेंगे। कल मीन्स जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी, ठीक है।